हेलो वेलकम नमस्ते स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो में आओ कुछ नया सीखो में मास्टर डायरेक्शन KYC 16 जो अभी तक की सीरीज चल रही है, इसमें आज जो भाग मैं लेके आया हूं उस पर हम डिस्कशन करेंगे वीसिप। पिछली वीडियो में भी हमने वीसिप के बारे में बेसिक नॉलेज ली थी, ये उसी का एक अगला भाग है। वीसीप यानी कि वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में हमने जानकारी एकत्रित कर ली, लेकिन इसको लागू करने का, इसको इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस क्या है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से वीसीप यानी कि वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का हम लोग निर्धारण करते हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ वीसीप। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि वीसिप में प्रोसेस किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। एक चीज और, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लेकिन मैं एक बात आपको पहले बता दूं कि वीसिप में आपकी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप एंटाइटी है, इन सब के अलग अलग तरीके के प्रोसेस हैं। मैं वो सब प्रोसेस आपको आगे चल के समझाऊंगा, लेकिन एक ग्रॉस जो एक प्रोसेस है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है वो आज हम स्लाइड में जाके समझेंगे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आप तक अवगत होते रहें। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं वीसिप की आओ कुछ नया सीखो में आज। तो आ चुके हम अपनी स्लाइड पे और जानकारी एकत्रित आज हम करेंगे कि वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का किस तरीके से हम लोग निर्धारण करते हैं। जो REs है यानी रेगुलेटरी एंटिटीज है, वो एक फॉर्मूला या एक प्रोसीजर जिसे कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे कहते हैं, उसका निर्धारण यहाँ पे वो करेंगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि वीसिप यानी वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके से, मतलब एक एक हर एक चीज का स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर एक प्रोसेस का होता है। तो वीसिप में भी हर एक आरईस की ये जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरीके से वीसिप का SOP निर्धारण करे और उसको इम्प्लीमेंट करे। इम्प्लीमेंट मतलब कि यानी कि उस पर स्टिक रहे। ऐसा नहीं कि आपने कोई SOP बनाया, एक प्रोसीजर बनाया, एक आपने नीति बनाई और थोड़ा सा कोई कस्टमर आपका हो गया या कोई इस तरीके से कोई मतलब कह सकते हैं ना कि जान पहचान का कोई कस्टमर हुआ तो आपने उसको प्रोसीजर को ब्रीच कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वीसिप का प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप लोग निर्धारित करते हैं, आरईज जो निर्धारित करती हैं, उसी पे ही चलेगा। और उसको निर्धारित करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो उसके ऑथोराइज्ड ऑफिशियल्स होंगे, जिन्होंने उसकी ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग ली होगी, वही इसको इंप्लीमेंट कराएंगे, कोई दूसरा नहीं करा सकता। अगर आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में 25 हैं, ब्रांच में 25 लोग हैं और सिर्फ 2 को ट्रेनिंग मिली है वीसिप ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने की, कस्टमर के पास जाके वो सारे प्रोसीजर को करने की, तो वो सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। अगर वो उस समय उपस्थित नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह पे कोई दूसरा पर्सन उस प्रोसीजर को इंप्लीमेंट या प्रोसीड नहीं कर सकता। यानी कि जब वहां पे ऑफिशियल जाएगा तो इस बात का भी उसको ध्यान रखना होगा कि वहां पे लिवलीनेस जरूर चेक करे, यानी कि वो पर्सन वहां पे है या नहीं, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को वो चेक करवा रहा है, लेकिन वो वहां पे ना हो या उस लोकेशन में ना हो, या कोई ऐसी IT फ्रॉडुलेंट, यानी कि वो कुछ ऐसे 20 चेक हैं जो आरईज के पास, जो RBI ने निर्धारित करे हैं कि ये तो आपको चेक करने ही पड़ेंगे। ये 20 चेक ऐसे हैं जो आपको मैनिपुलेशन, कोई फ्रॉडुलेंट, कोई कस्टमर ऐसा तो नहीं है जो आपको गलत जानकारी दे रहा हो, तो ये वो 20 चेक यानी कि लिवलीनेस, जो वो वहाँ पे फैक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो सही है या नहीं, ये भी वो ऑफिसर को तय करने होंगे। वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एक IT का प्रोसेस है, यानी कि जब कोई बैंक REs का कोई ऑथराइज पर्सन वहाँ पे जाएगा तो वो अपने टैब, अपने जो भी उसमें उस समय IT से जो भी PED होते हैं, PED मतलब पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो भी PED वो कैरीज करके लेके जा रहे हैं वहाँ पे, वो अगर उस समय जैसे कई बार नेट इंटरप्ट हो जाता है या फिर वो प्रोसीजर में बार बार आप देखते होंगे कि कई बार इनवैलिड सेशन हो जाता है, लंबा टाइम अगर वो रुका रहे, तो फिर वो दोबारा से अबॉर्ट करके पूरा प्रोसीजर को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा।
ये भी उसमें निर्धारण करना पड़ेगा उसे कि जो वो डिलीवरी, जैसे देखिए वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में प्रोसेस में अगर आप लोगों ने किसी ने किया हो तो सबसे पहले यही आता है कि जब हम वीडियोग्राफिक यानी कि 3 सेकंड की वीडियो या फोटोग्राफ हम लोग लेते हैं तो उस समय वो पर्सन एक्चुअल में वहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई रिकॉर्डिंग प्री रिकॉर्डेड अपनी वीडियो डाल दे, उस जगह पे ना हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो ऑफिसर वहाँ पे जाता है वो अपनी भी वीडियो डालता है, और दोनों फोटोग्राफ, एटमॉस्फेयर, लाइटिंग, ये बहुत सारे कुछ चेक्स होते हैं जो एक विजिलेंस टीम है पीछे से, बैक ऑफिस ऑपरेशन है, वो ये सब चेक करता है। ऑडिट में भी ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि किसी भी कस्टमर का रैंडमली उठा के सैंपल लिया जाता है और ये चेक किया जाता है कि उस समय ऑफिसर ने जो सारी ये चीज़ें प्रोसीडिंग्स की हैं वो एज पर हाइजीन है या नहीं। इसके साथ ही कि अगर कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी होती है या वो संदेहास्पद कोई ऐसी जानकारी होती है या नहीं लगता उस ऑफिसर को कि ये एसओपी के अनुरूप है या वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का जो मानक है उसके अनुरूप नहीं है, तो वो उसको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को या जो भी उस समय प्रोसीडिंग की जा रही है उसको रिजेक्ट कर देता है ऑन द सेम प्लेस, क्योंकि उसे वहीं क्लोज करनी होती है ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा ये सारा प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक प्रोसीड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले अगर कोई सेशन आपका किया वो इनवैलिड हो गया या एक्सीडेड टाइम की वजह से वो ख़त्म हो गया तो वो आप बीच में शुरू कर दें, या कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो कहेगी जी मैंने पहले तो किया हुआ है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नए कस्टमर हो या पुराना हो, या इफ़ कोई रिलेट कर रहा हो ऐसे रिजेक्शन से कि वो कहीं पहले हमने किया था, आधा हुआ था लेकिन रिजेक्ट हो गया, या पूरा भी प्रोसीजर किया था लेकिन उन्होंने बाद में सर ने रिजेक्ट कर दिया, कोई भी इस तरीके का अगर इंसिडेंट होता भी है तो उसको उस समय फैक्टर तो किया जाएगा ही, क्योंकि पहले आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो उस समय क्या जानकारियां थी, आज की क्या जानकारियां हैं। आप नए कस्टमर हैं, अगर पहले रिजेक्ट हो गया है तो क्या रीज़न था, किस वजह से रिजेक्ट हुआ था, आज वो एग्जिस्टिंग रीजंस हैं या नहीं रिजेक्शन के, ये सब चीज़ें तो फैक्टर करी जाएंगी। लेकिन प्रोसीजर जो है वीसिप का वो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा किया जाएगा। रिजेक्शन या सक्सीडिंग ये तो एंड में होगा, लेकिन वो प्रोसीजर आपका शुरू से लेकर एंड तक किया जाएगा। इसके साथ ही जो अगला प्रोसीजर किया जाएगा कि ऑथराइज ऑफिशियल जो भी होंगे जो वीसिप को परफॉर्म करेंगे वहाँ पे कस्टमर के क्लाइंट के प्लेस पे जाकर के वो ऑडियो और वीडियो जो है कैप्चर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी ऊपर बताया था कि वो एक 3 सेकेंड या 5 सेकेंड या 10 सेकेंड जो भी उस समय निर्धारित करती है, आरईज के अपने अपने एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो जो भी निर्धारण इसमें करेंगे उसके हिसाब से फोटोग्राफ कस्टमर की लेना, आइडेंटिफिकेशन करना, ये सारे प्रोसेस वो लोग करेंगे। लेकिन ऑडियो और वीडियो यहाँ पे ज़रूर है कैप्चरिंग करना। ऑडियो और वीडियो इसलिए क्योंकि कस्टमर की आवाज़, कस्टमर की वीडियो निकाल के ये मैच करना कि कस्टमर की लिवलीनेस है या नहीं। देखिए अब एक कस्टमर है जो यहाँ है नहीं, शायद वो जीवित भी नहीं है, लेकिन उसकी कोई पुरानी वीडियो लेके कोई अकाउंट खोल ले तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। तो लिवलीनेस चेक करना ऑडियो और वीडियो के साथ, ये उस आरईज ऑफिशियल का जो वो वहाँ पे बैंकर या जो भी आरईज का ऑफिशियल गया है उसके लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ वो कुछ पॉइंट्स हैं जो वो चेक करेगा, जैसे कि ओटीपी बेस आधार ई केवाईसी ऑथेंटिफिकेशन। ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि ओटीपी बेस आधार ई केवाईसी ऑथेंटिफिकेशन क्या है। ये टारगेट डिलीवरी सेक्शन का जो एक एक्ट है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक्ट है, प्लस सरफेसी एक्ट के बारे में भी मुझे आपको बताना है। लेकिन अभी जो ओटीपी बेस्ड आधार ई केवाईसी ऑथेंटिफिकेशन है, जैसे कि आप आधार की साइट पे जाते हैं, मोबाइल में आधार का आपका डाउनलोड करते हैं तो एक ओटीपी आता है, यानी कि आपका नंबर भी वेरीफाई हो जाता है कि वो नंबर जेन्युइनली आपसे रिलेटेड है या नहीं। तो वो ओटीपी के साथ आधार की ई केवाईसी ऑथेंटिफिकेशन करना, ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार फॉर आइडेंटिफिकेशन। ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे होती है कि हम लोग आधार में जब ये डाटा चेक करते हैं ऑफलाइन जाके, यानी कि आपका आधार की हार्ड कॉपी चेक करते हैं, प्लस हम लोग आधार की साइट पे जाके बाद में उस कॉपी के साथ, या फिर हम थ्रू द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफलाइन वेरिफिकेशन की जाती है। तो वो भी एक तरीका है वीसिप के प्रोसीजर को जो है वन ऑफ द कंटेंट। केवाईसी रिकॉर्ड्स जो आपने डाउनलोड करे हैं सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स से, यानी कि CKYCR, सेंट्रल नो योर कस्टमर रिकॉर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया हुआ है पीछे की वीडियोस में, CKYCR पे भी एक वीडियो मेरी बनी हुई है। तो वो आपके सारे जो केवाईसी हैं उसमें रिकॉर्डेड रहते हैं एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ।
अगर आपने वहाँ से डाउनलोड किए हैं एज पर द सेक्शन 56 यूजिंग द KYC आइडेंटिफायर प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर, ये भी एक तरीका है कि वीसिप के टूल्स को आइडेंटिफाई करने का, कस्टमर को आइडेंटिफाई करने का। और ई डॉक्यूमेंट के इक्विवेलेंट कोई ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट OVDs, यानी कि जैसे हम आधार को ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसा ही कोई OVD उस पते पे, उस कस्टमर के नाम पे, जो कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स में आता हो, जो कि डिजी लॉकर से भी डाउनलोड किया जा सकता है, वो भी इसमें मान्य होगा कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन के लिए वीसी प्रोसीजर में, जहां पे वो कस्टमर को ऑन द स्पॉट वेरीफाई कराएगा। अलावा इसके जब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस या प्रोसीडिंग में, तो प्रोसीजर किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसमें सबसे पहले आता है कि जब हम आधार नंबर कस्टमर का लेते हैं एज पर टारगेट सेगमेंट सेक्शन 16 में, तो वो जो नंबर होता है उसके सिर्फ आखिरी के 4 डिजिट हमने छोड़ने हैं, बाकी के हम लोग ब्लैकआउट कर देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कभी आधार कार्ड अपना शेयर करते हैं, अपनी फोटोकॉपी आधार कार्ड की, तो उसके स्टार्टिंग के जो नंबर्स हैं वो सारे ब्लैकआउट कर दीजिए, वो नज़र में नहीं आने चाहिए। सिर्फ आखिरी के 4 डिजिट जो है वही आप विजिबल रखें, प्लस उसके साथ एक बारकोड होता है, उसे भी आप ब्लैकआउट कर सकते हैं। ये आपको अधिकार दिया जाता है इन टारगेट डिलीवरी सेगमेंट टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 में। अलावा इसके जब हम आधार की XML फाइल जो है आधार की साइट से डाउनलोड करते हैं, तो एक सिक्योर QR कोड आता है जो साइड में बना रहता है, जिसमें आप ब्लैक डॉटेड देखते हैं, एक चकोर सा बना रहता है, जिसे क्वालिटी रिसोर्सेज कोड या QR कोड कहते हैं। तो ये इंश्योर करता है कि XML फाइल जो है वो आपकी जेन्युइन है, और ये डाउनलोड जिस दिन होता है उसी दिन का ये आपका QR कोड होता है। ये 3 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप वीसिप का प्रोसीजर कर रहे हैं और जिस दिन ये वीसिप का प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये डाउनलोडेड जो QR कोड है ये 3 दिन से ज़्यादा पुराना डाउनलोडेड नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जो XML फाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं, वो जो आधार का QR कोड है या जो भी वीडियो प्रोसेस है हम लोग इसमें करते हैं, वो डाउनलोडिंग तो 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है या CKYCR है या आधार ऑथेंटिफिकेशन है, कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट लेते हैं, ये पूरा प्रोसेस 21 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये रेयर केस में है। वैसे तो हमें ये सारा प्रोसेस 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का सबमिशन का, जो कि आरईज की जिम्मेदारी है, लेकिन इन रेयर केस कभी ऐसा हो जाता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो जाती। आजकल तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाता है 1-1 हफ्ते का या 2-2 3 दिन का, या कुछ ऐसी छुट्टी आ जाती हैं जिसमें ऑफिस वर्क नहीं होता। ऐसे केस में 21 दिन से ज़्यादा ये कंटिन्यूस प्रोसेस से डिले नहीं हो चाहिए। ये आरईज की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीकों को कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें एक एक तरीके का इंक्रीमेंटल रिस्क होता है। आपने 21 दिन से ज़्यादा कर दिया एक प्रोसेस को, तो हो सकता है उसमें कुछ जानकारियां बदल जाएं, या किसी तरीके की कोई जो डाउनलोडेड फाइल है वो एक्सपायर हो जाए, और हो सकता है कि 21 दिन में जैसे कि आधार में कोई इन्फॉर्मेशन बदली जाती है तो वो भी 21 दिन मैक्सिमम लेते हैं। तो आपके अप्लाई करने के बाद वो प्रोसेस तो लंबा हो गया, लेकिन कस्टमर ने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन थी वहाँ चेंज कर दी, तो इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम 21 दिन आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगाएंगे। साथ ही यहाँ पे ये भी देखना होगा कि अगर आप आधार कार्ड के या जो भी आप OVD लेते हैं, अगर वो कस्टमर के एड्रेस से, उस प्रेजेंट एड्रेस से डिफरेंट होता है, तो फिर उसका सूटेबल OVD आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका डीम्ड OVD में भी जो भी अगर डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि बिल हो गया, ई बिल हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर आपका रजिस्टर्ड कोई गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कोई डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे कि आपका सेल डीड होता है, रजिस्टर्ड लीज डीड होती है अगर आप रेंट पे हैं, तो ये डीम्ड OVDs में आते हैं। कोई गैस का बिल होता है लेटेस्ट महीने का, तो वो सारे डीम डॉक्यूमेंट है जो हमें वहाँ पे कैप्चर करने होंगे वीसी प्रोसीजर को करने के लिए। इसके साथ ही कस्टमर की एक अंडरटेकिंग भी हमें लेनी है कि जो भी ये कंसर्न, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि कस्टमर की प्रोसीजिंग करने के लिए वीसिप में हमें एक कंसेंट लेना पड़ता है ये सारे एग्जीक्यूशन का, क्योंकि कस्टमर कल को जो डॉक्यूमेंट हमारे पास फिजिकली उसके सेल्फ अटेस्टेड नहीं आए हैं, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको हम इवेलुएट कर रहे हैं, तो कल को कस्टमर ये भी कह सकता है कि ये मेरी जानकारी के बगैर है, तो आपने मेरी जानकारी जो है मेरी मर्जी के बगैर आपने एकत्रित करी है, जो कि कानूनन अपराध हो की श्रेणी में आता है। तो इसके लिए हमें कस्टमर से कंसल्ट लेना बहुत मैंडेट होता है। यहाँ पे
जो आरईज है, रेगुलेटरी एंटिटीज हैं, उनको क्लियर पैन कार्ड जो है इसमें रखना होगा। पैन कार्ड इसलिए क्योंकि कस्टमर की फोटोग्राफ, उसमें सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सब चीज़ें आती हैं साथ इस। लेकिन ये ई पैन कार्ड में अगर आप लोग ले रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ई पैन कार्ड में वो सारी डिटेल्स हमारे पास बैक एंड में आती है। सिर्फ उसमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसमें फोटोग्राफ नहीं आएगी, उसमें सिर्फ आपका पैन नंबर आता है और इन्फॉर्मेशन रहती है। उसमें ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वेरीफाइड है ई पैन। तो ई पैन को छोड़ के अगर आप हार्ड कॉपी ले रहे हैं तो उसमें आपको क्लियर पैन कार्ड की कॉपी चाहिए। और साथ ही साथ कि हम डिजी लॉकर से अगर पैन कार्ड ले रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपकी वेरिफिकेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड होती है। और अगर नहीं भी है डिजी लॉकर से तो ये पैन कार्ड की डिटेल हम आईटी की साइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ ऊपर जैसे बोला बताया गया है कि प्रिंटेड कॉपी जो है वो क्लियर ई डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ई, अगर ई पेन अवेलेबल नहीं है तो वीसिप के लिए आपको उसकी क्लियर कॉपी या कोई उससे इक्विवेलेंट फॉर्म 60 या कोई भी इस तरीके का डॉक्यूमेंट जिसमें वो पैन कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जो भी उसमें चाहिए वो उपलब्ध हों, तो वो हमें वहाँ पे एकत्रित करना होगा। होता है कि जो भी आप ओवीडी दे रहे हैं या आधार कार्ड दे रहे हैं या पैन कार्ड या ई पैन जो भी दे रहे हैं आप, उसमें जो आपकी फोटोग्राफ है वो वीसिप वाले अधिकारी जो वो वहाँ पे वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करने आए हैं उनके सामने आपकी लाइवलीनेस फोटो जो वो देख रहे हैं और उन डॉक्यूमेंट की फोटोग्राफ मैच होनी चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज से 10-10 साल पुराना अपना आईडी कार्ड लेके घूम रहे हैं 15-15 साल पहले, और वो बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले दाढ़ी थी, अब दाढ़ी नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। इट इज़ रियली रियली मैस। आप देखिए बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं, अगर आप एक जियो का सिम भी लेने जाते हैं तो शायद आपने कभी ये फेस किया होगा कि आपकी फ़ोटोग्राफ आपके पुराने जो डॉक्यूमेंट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे मैच नहीं कर रही है प्रेजेंट वाली। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अब सुविधाएं आगे चल के बंद हो जाएंगी। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप समय समय पे अपने जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अपडेट कराते रहें, अपनी फ़ोटोग्राफ अपडेट कराते रहें। तो यहाँ पे अगर आपकी लिवलीनेस फ़ोटो यानी कि वीसी प्रोसीजर के दौरान ली गई लाइव फ़ोटो आपके किसी भी ई आधार से या ओवीडी या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए। तो चलते हैं अब अगले पड़ाव की तरफ। यहाँ पे जो हमारा वीसी प्रोसीजर है, कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण इलाकों में या कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है। अब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एचडीएफसी या कोई भी बैंक या किसी भी तरीके के बैंकों ने, जैसे कुछ दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे ब्रांच उपलब्ध नहीं है वहाँ पे अपने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट वो निर्धारित करता है, उनकी अपॉइंटमेंट करता है। तो वो फैसिलिटीज़ जो बैंक अधिकारी देते हैं ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट वो वहाँ पे उन इलाकों में देते हैं। अगर इस तरीके का प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू कस्टमर एंड से, तो ये जो डिटेल है जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हमें देते हैं कस्टमर की, और जहाँ पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विसेज यूटिलाइज करी गई हैं क्योंकि वहाँ पे उनका कोड भी होता है, सब चीज़ें होती हैं, तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की जिम्मेदारी होती है वो सारी चीज़ें देना। तो जो सारे सोल डिस्क्रिशंस होता है यानी कि जो इसमें निर्धारण करने की शक्ति होती है वो स्वयं विवेक के द्वारा बैंक की होती है, क्योंकि ये बैंकिंग असिस्टेंट के द्वारा, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें वो जानकारी सही है या नहीं है वो डायरेक्ट जो अधिकारी है वो तो जाके नहीं देख सकता। तो यहाँ पे सारी सोल डिस्क्रिशन उस बैंक अधिकारी की या बैंक की होती है जो इस एंड प्रोसेस को प्रोसीड करता है, क्योंकि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट ने उस इलाके में जाके वो सारी परफॉर्मेंस करी होती है जहाँ पे वो बैंक की शाखा नहीं होती या जो उनकी ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर होती है, या XYZ रीजन जहाँ पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जाते हैं। तो ये सोल डिस्क्रिशन बैंक का है, वो इसको प्रोसेस को येस भी कर सकता है और नो भी कर सकता है। तो अगला पॉइंट इसमें यह है कि जब हम कोई भी वीसिप के थ्रू कोई अकाउंट या कोई सर्विसेज ओपन करते हैं तो बैंक का एक इंटरनल ऑडिट कह सकते हैं या बैंक का इंटरनल रिस्क डिपार्टमेंट कह सकते हैं। रिस्क और जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसे ऑडिट भी कह सकते हैं, रिस्क भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी डिपार्टमेंट इसको जब तक फंक्शनली चेक नहीं कर लेगा तब तक ये आपका ऑपरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बैंक के अपने SOP है और उसका एक अपना कंप्लाइंस है जिसके निर्धारण के लिए वो रिस्क और ऑडिट अपनी टीम इस पे वीसिप के थ्रू करता है। देखिए साइंस कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्रोसेस कितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन एक फिजिकल वॉकिंग कस्टमर और एक वीसिप वॉकिंग कस्टमर में अभी भी कुछ विषमताएं हैं, कुछ धारणाएं हैं। इनको दूर होने में समय तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आप अगर कोई वीसिप के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं
तो उसमें ऑडिट, उसका इंटरनल ऑडिट और साथ ही जो रिस्क असेसमेंट है उसका वो ज़रूर होना चाहिए। तो भी यहाँ पे जो क्लॉजेज हैं, जो कि प्रोसेस हैं, जो एसओपी का हिस्सा बनी है या नहीं भी हैं, उन्हें मेंशन किया गया है या नहीं किया गया, लेकिन इस तरीके की सारी चीज़ें जो हैं वो इनफोर्स है, जो अगर निर्धारित करी भी गई हैं या नहीं भी करी गई हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको इसमें। सपोज कीजिए कि एक आरईज ने अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया, लेकिन आरबीआई बहुत सारी क्लॉसेस कहता है, जो कि होता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि उस एसओपी में वो सारी चीज़ें ना बताई गई हों या निर्धारण करने से छूट भी जाएं, तो भी वो इन्फोर्स रहती हैं वीसी प्रोसीजर में, चाहे वो लिखित में हो या ना हो। जैसे कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, या फिर जो भी अन्य एक्ट हैं जैसे टारगेट डिलीवरी एक्ट हैं, ये सारे इन्फोर्स रहेंगे। आप इसे लिखें या ना लिखें, अगर आप वीसी प्रोसीजर आरिज कर रहे हैं तो ये सारे इन्फोर्स उसमें रहेंगे। तो ये थी वो जानकारी जो मैं आप लोगों से आज साझा कर पाया, शेयर कर पाया वीसी प्रोसेस के बारे में। आशा करता हूं कि ये सारी जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी, इंपॉर्टेंट लगी होंगी, आपके ज्ञान को कुछ बढ़ाने वाली, कुछ वर्धन करने वाली ही रही होंगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे से इससे संदर्भ में कुछ इसी से रिलेटिवली कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। आने वाली वीडियो में हम और इसके बारे में, वीसिप के बारे में एक भाग और आएगा, जिसके बारे में एक बेसिकली जानकारी हम देंगे, जिसमें रिकॉर्ड मैनेजमेंट वीसिप में किस तरीके से स्टोर किया जाता है और रिकॉर्ड मैनेजमेंट को किस तरीके से हम लोग इसमें प्रोसेस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।